नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिखवाल आपके सामने प्रस्तुत हूँ चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ईश्वर से आपके परिजनों के, इष्ट मित्रों के, शुभ चिंतकों के सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और इसी कामना के साथ अब मैं आता हूँ अपने विषय पर। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि के 10 नियमों का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अभी हमारा जो भाग चल रहा है वो भाग दूसरा चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के आगे यानी 11वें नियम के बारे में। व्यंजन संधि का ये 11वां नियम क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा और सीखते समझते रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपको समय रहते मिलते रहें। और यदि आपने चाणक्य क्लासेस के एंड्रॉइड ऐप को यदि डाउनलोड नहीं किया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ज़रूर आप चाणक्य क्लासेस का जो एंड्रॉइड ऐप है वो आप डाउनलोड कर लें, जहां आपको सारे कोर्स जो हैं वो बहुत ही व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। और अब मैं बात करता हूं 11वें नियम की। मित्रों, वीडियो को आदि से अंत तक, शुरू से अंत तक आपको देखना है, कुछ सीखना है, समझना है। और यदि मेरा पढ़ाना सार्थक हो तो ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और अब हम बात करते हैं अपने अध्याय के बारे में। 11वां नियम ये कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि तृतीय या चतुर्थ या अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन वर्ण हो तो प्रथम पदांत वर्ण का अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तृतीय वर्ण हो जाता है। तृतीय वर्ण हो जाता है। पिछले 10वें नियम में हमने पढ़ा था कि प्रथम पद के वर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो, क्या हो? स्वर वर्ण, तो पहले का तीसरा होता है। यहां हम देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण के बाद में यदि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन हो तो भी क्या होता है? पहले का तीसरा हो जाता है। फर्क केवल इतना सा है कि वहां पर बाद में स्वर वर्ण होने के कारण जो प्रथम पद का तीसरे वर्ण में हम रूपांतरण करते उसके साथ में हम स्वर की मात्रा का योग करते, लेकिन यहां पर हमारे पास में कोई स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए प्रथम पद का जो तृतीय वर्ण बनेगा वो हलंत रहेगा और हलंत ही रहेगा। उसी रूप में हमें उसका केवल योग करना है। अब इस प्रकार से इसके उदाहरण कैसे बनेंगे, उन उदाहरणों पर अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। नियम को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और कॉपी, पेन, पेंसिल साथ में लेके बैठिएगा और लिखते रहिएगा और उदाहरणों का संकलन अपने पास में करते जाइएगा। क्योंकि मित्रों, जितना आप उदाहरणों पर अभ्यास करोगे उतना ही अच्छी तरह से नियम आपके समझ में आएगा। हम बात करते हैं इसके सूत्र की। इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए? वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। तो इस प्रथम वर्ण में आने वाले वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? क, च, ट, त और प। आप देख सकते हैं ये सभी वर्ण अपने अपने वर्गों के कौन से वर्ण हैं? प्रथम वर्ण है। और इसके बाद में क्या होना चाहिए? तो इसके बाद में तृतीय, चतुर्थ यानी तीसरे, चौथे और क्या होना चाहिए? अंतस्थ वर्ण होना चाहिए। पांचवा वर्ण यहाँ पर वर्गीय वर्ण पांचवा नहीं लेना है, उसके लिए अलग नियम का प्रावधान किया गया है जो हम आगे किसी नियम में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं कि इनके बाद में कौन कौन से वर्ण होना चाहिए, तीसरे और चौथे वर्ण। तो क वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? ग, घ, इसी प्रकार ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब और भ। ये सभी के सभी वर्ण हो जाते हैं। और इन सभी वर्णों का रूपांतरण किस में होना है? तो आप देखते हैं कि पहले पहला वर्ण है, बाद में तीसरा चौथा वर्ण है, तो पहले का रूपांतरण तीसरे में करना है। तो क का क्या हो जाएगा? ग, च का, ज, ट का, ड, त का, द और प का ब के रूप में रूपांतरण
हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस पूरे सूत्र को देखा है, सीखा है। अब हम बात करते हैं इस सूत्र की। तो इस सूत्र को हम 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। यूँ संयुक्त रूप से पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत से टीचर्स आपको ऐसा पढ़ा भी देते हैं, लेकिन जिस प्रकार वर्णों के योग में अन्य वर्ण आते हैं और उनके योग से जो शब्द बनता है वो शब्द आप परिपूर्ण तरीके से सीख नहीं पाएंगे। मित्रों, यहाँ पर हम अंतस्थ वर्णों को जो पीछे छोड़ दिया था हम वो भी लिख लेते हैं। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? य, र, ल और व। ये 4 वर्ण अंतस्थ होते हैं। इनके योग में भी पहले का क्या होता है? 5वां होता है। कैसे होता है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले सूत्र की। पहला सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र ये कहता है कि क के बाद में जो हमने तीसरे चौथे वर्ण लिखे थे ये सारे वर्ण आ जाए। क के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो क को किस में बदलना है? ग में बदलना है। तो आने वाले वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, य, र, ल और व। इनमें से कोई भी अगर वर्ण हो तो आपको क्या करना है? ये जो क है इस क को किस में बदल देना है? क को ग के रूप में बदल देना है। उदाहरण कैसे बनेंगे? मान लीजिए हमने शब्द लिखा है दिक् प्लस गज। शब्द हमने क्या लिखा है? दिक् प्लस गज। तो इसका रूप क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं पहले क्या है? क है, बाद में क्या है? ग है। तो क को किस रूप में रूपांतरित कर दोगे? क को आप ग में रूपांतरित कर दोगे तो शब्द क्या हो जाएगा? क का ग आधा हो जाएगा और बाद वाला शब्द जो जैसा है वो वैसा का वैसा रह करके शब्द क्या बन जाएगा? दिग्गज बन जाएगा। अब इसी तरह से आपको मैं जो बाकी उदाहरण दे रहा हूँ वो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। बाकी जो उदाहरण हैं वो आप साथ में लिखते रहिएगा पहले। जैसे कि दिक् प्लस गयंद, प्राक प्लस घटित, वाक प्लस जनित। ये जो झ, ड और ढ जो वर्ण हैं इन पर सामान्यतः उदाहरण बनते नहीं है, बहुत ही सीमित मात्रा में उदाहरण बनते हैं और हिंदी व्याकरण में तो ऐसे शब्द बनते भी नहीं है, इसलिए इनको छोड़ देंगे। आगे हम बात करते हैं द की। तो शब्द हो जाएगा दिक् प्लस दर्शन, वाक प्लस धारण, प्राक प्लस बंधन। आगे शब्द हो जाएगा दिक् प्लस भ्रमित और उसके बाद में शब्द आ जाएगा वाक प्लस युद्ध, प्राक प्लस राजा, वाक प्लस रंजन, वाक प्लस लव, वाक प्लस विदग्ध। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों पर हमने उदाहरण लिख लिए हैं। अब इन सभी उदाहरणों को हम एक बार सॉल्व करेंगे। करना कुछ नहीं है मित्रों, जहाँ कहीं पर भी पहले क आधा है इस आधे क को आपको किस में बदल देना है? आधे ग में बदल देना है और बाकी आगे पीछे का जो भाग है वो यथावत रखना है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसका जो रूप बनेगा इन सभी शब्दों के अब किस प्रकार से बनेंगे एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यदि आपने पहले इनकी संधि कर ली है तो एक बार अब जो मैं लिख रहा हूँ उसके साथ में आप एक बार मैच कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई अगर त्रुटि हो भी गई हो तो उसको सुधार लीजिएगा। दिक् प्लस गयंद का रूप क्या हो जाएगा? दिग्गयंद। गयंद शब्द भी हाथी का ही पर्यायवाची है। प्राक प्लस घटित का रूप क्या हो जाएगा? प्राक घटित। इसी प्रकार वाक प्लस जनित का रूप क्या हो जाएगा? वाक जनित। दिक् प्लस दर्शन का रूप क्या हो जाएगा?
दिग्दर्शन। वाक प्लस धारण का रूप क्या हो जाएगा? वाक धारण। प्राक प्लस बंधन का रूप क्या हो जाएगा? इसका रूप प्राक में क को आप ग में बदलोगे और बंधन यथावत रखोगे तो शब्द क्या हो जाएगा? प्राक बंधन रूप बन जाएगा। इसी प्रकार दिक् प्लस भ्रमित का रूप क्या हो जाएगा? आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, दिक् भ्रमित रूप बनेगा। और ये शब्द पिछले कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी आने वाली कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए इस शब्द को पर विशेष ध्यान दें। दिग्गज, दिग्भ्रमित, वाग्लव, इस वाग्विदग्ध, इस प्रकार के ये कुछ सामान्य शब्द हैं जो बहुधा परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। अभ्यास रखें इन शब्दों का। वाक प्लस युद्ध से क्या हो जाएगा? वाग युद्ध। ये भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। प्राक प्लस राजा, यहाँ पर एक अलग प्रकार की स्थिति बनेगी। आप देखिए कि क के साथ में अगर आप केवल र को जोड़ते हो तो क्या करते हो? क आधा है। मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जब पूर्व वर्ण हलंत हो और उसके बाद में र हो तो र पूर्व वर्ण के नीचे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये क्र बन जाता है। यहाँ हम संधि पढ़ रहे हैं तो क को हम किस में बदल देंगे? ग में। तो ग के साथ जब र जुड़ेगा तो भी ये र वर्ण के नीचे इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अगर आपने इस प्रकार से र लिख दिया, ग्र बना करके लिख दिया, ग और र को जोड़कर, तो ये आपका रूप निश्चित रूप से गलत हो जाना है। ये रूप आपको नहीं लिखना है। ग और र को जोड़कर यही वाला रूप आपको लिखना है। ग को जो आधा है उसको पूरे के जैसा लिखना है और र को उसके बीच में इस प्रकार से लिख देना है। यही क प्लस ग का यानी ग्र का जो सही रूप है वो बनेगा। ये रूप नहीं बनाना है, यही रूप बनाना है। एक बार फिर से बता देता हूँ। अब आप इसका जो संधि करोगे तो रूप कैसा बनेगा शब्द का? शब्द आप जानते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है प्राक प्लस राजा। तो प्राक में प्रा यथावत, क को आपने किस में बदल दिया? ग में। आगे र है तो ये र इस प्रकार आएगा। र में आ की मात्रा है तो इस प्रकार साथ में लगा दीजिएगा और बाकी बचा हुआ शब्द आप साथ में लिख करके शब्द क्या बना दीजिएगा? प्राग राजा। इसी प्रकार वाक प्लस रंजन का शब्द क्या क्या बन जाएगा? वाग्रंजन। वाक प्लस लव का रूप क्या हो जाएगा? वाग्लव। और इसी प्रकार वाक प्लस विदग्ध का रूप क्या हो जाएगा? वाग्विदग्ध। क्या रूप हो जाएगा? वाग्विदग्ध। तो इस प्रकार से आप इन सभी शब्दों के रूप बना चुके होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपने जो बनाया वो सही भी बनाया होगा। और यदि किसी प्रकार की कोई गलती अगर रह भी गई होगी तो निश्चित रूप से आपने उसको ठीक कर भी लिया होगा। मुझसे भी गलती हो गई है, मैं भी उसको सुधार लेता हूं। शब्द बनेगा वाग्विदग्ध। तो मित्रों, गलतियां हो जाती है मगर समय रहते आपको उन गलतियों का संशोधन कर लेना चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी का, एक अच्छे अध्येता का एक यही लक्षण होता है कि वो गलतियां जो हो चुकी है उन गलतियों का वो समय रहते संशोधन कर लेता है और आप भी उनका संशोधन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे वाले सूत्र के बारे में। तो आगे वाला सूत्र हमें क्या कहता है? आगे वाला सूत्र ये कहता है कि च के बाद में क्या इस प्रकार के ये तीसरे चौथे वर्ण मिलते हैं? तो सामान्यतः च के बाद में इन वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। च से कोई शब्द नहीं बनता है, हम च को छोड़ देंगे। बाद में क्या है आगे? उसके बाद में ट है। ट के बाद में इन सभी वर्णों के साथ उदाहरण बन जाएंगे। किस प्रकार से बनेंगे ये हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अगला जो सूत्र है वो दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र क्या कहता है कि ट के बाद में इसी प्रकार से कोई तीसरे चौथे वर्ण आ जाए, यानी कि ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, य, र, ल और व, ये सभी वर्ण आ जाए तो जो ये ट है इस ट का रूपांतरण आपको किस रूप में करना है? ड के रूप में कर देना है। ट को ड में बदल देना है। बाद वाला जो वर्ण जैसा है उसको वैसा रखना है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन या कोई हेर फेर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो वर्ण जैसा है, जो शब्द जैसा है, बाद वाला वैसा ही रहेगा। केवल ट को ड में बदलना है। शब्द आ जाएगा, एक शब्द मैंने लिख दिया है षट प्लस ग्रंथ। शब्द हमने क्या लिखा है? षट प्लस ग्रंथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले क्या है? ट है और उसके बाद में क्या है? ग है। तो ट को आप किस में बदल दोगे?
ड में बदल दोगे और बाद वाला जो शब्द जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार आप षट प्लस ग्रंथ को जोड़ करके जब आप शब्द बनाओगे तो षट का क्या हो गया, षड, और साथ में क्या जुड़ गया, ग्रंथ जुड़ गया। आप इसी का संयोग कर दीजिएगा, शब्द क्या हो जाएगा, षड ग्रंथ रूप बन जाएगा। और यही रूप क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, सटीक माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये षट प्लस ग्रंथ की आपको क्या करनी है, संधि करनी है। ट के योग से जो बनने वाले उदाहरण होते हैं वो सामान्यतः केवल षट शब्द से ही बनेंगे, अन्य कोई शब्द हमें हिंदी व्याकरण में प्राप्त होता नहीं है। तो इसी षट शब्द को लेकर के अन्य के साथ में क्या रूप बनते हैं, आप रूप बनाते जाइएगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। षट प्लस घटना, षट प्लस जन्म, षट प्लस दर्शन, षट प्लस बंधन। उसके बाद में एक शब्द आ जाता है षट प्लस यंत्र, षट प्लस राग, और शब्द आ जाता है षट प्लस रंग, और अंतिम शब्द षट प्लस वचन। तो इस प्रकार इन सभी शब्दों की हमें क्या करनी है, संधि करनी है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, इन सभी शब्दों में करना क्या है, जहाँ का जहाँ ट है इस ट को आप किस में बदल दोगे, ड में बदल दोगे, और बाकी का जो आगे पीछे का शब्द का रूप है वो आप यथावत रखोगे, और इसी के साथ में आप इन सभी शब्दों को जोड़ लोगे। तो षट प्लस घटना को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, षड घटना हो जाएगा। षट प्लस जन्म का रूप क्या हो जाएगा, षड जन्म रूप हो जाएगा। इसी प्रकार षट प्लस दर्शन से रूप क्या हो जाएगा, षड दर्शन हो जाएगा। षट प्लस बंधन से क्या हो जाएगा, ट को ड में बदल दोगे, बंधन बंधन ही रहेगा, तो शब्द क्या हो जाएगा, षड बंधन। षट प्लस यंत्र का रूप क्या बन जाएगा, षड्यंत्र बन जाएगा। षट प्लस राजा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ट को ड में बदलना है, ड हलंत है, और र जो है वो र ड के नीचे इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ड्र हो जाएगा। आ की मात्रा के साथ ये लगा करके और बचा हुआ शब्द साथ में लिख के क्या बना दोगे, षड्राग। इसी प्रकार ट प्लस र को जोड़कर ड्र बना करके आप शब्द क्या लिख दोगे, षड्रंग। और इसी प्रकार षट प्लस वचन का क्या हो जाएगा, षड वचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ उदाहरण बना लिए हैं जिसमें ट के बाद में तीसरे चौथे और अंतस्थ व्यंजन आए, और यहाँ पर हमने ट को किस में बदल दिया है, ड में बदल दिया है। अब हम बात करते हैं इसी के अगले सूत्र के बारे में। तो अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र क्या कहता है कि त के बाद में आने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे। तो त के बाद में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। त के बाद में ग घ आ जाएगा, द ध आ जाएगा, ब भ आ जाएगा, और जो य र ल व हैं ये आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो व है ये एक व इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि त के साथ आने जो ये तीसरे चौथे और अंतस्थ वर्णों को लाना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। अब आपको ये बता दूं कि त के बाद में ज क्यों नहीं आएगा, तो आप जान सकते हैं कि सत प्लस जन का आपने क्या रूप बनाया होगा, सज्जन बनाया होगा, जो हम पहले नियम में कहीं पर पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत। इसी प्रकार तो इस कारण आप त का जो रूपांतरण केवल द के रूप में नहीं हो रहा है, ज के रूप में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर त के बाद में ज को नहीं रखेंगे। अब आप बोलोगे कि ड ढ को क्यों नहीं रखा गया है, तो उसका भी रीज़न यही है कि आपने उत प्लस डीन में उसका रूप देख लिया है। त केवल द में नहीं बदला है, आगे ड के जो समानांतर ध्वनि बनते हुए त का सीधा ड में रूपांतरण हो गया और शब्द क्या बना, उड्डीन बना। ये भी हमने व्यंजन संधि के पिछले किसी नियम में पढ़ लिया है। तो इसलिए हम यहाँ पर त के बाद में ज झ और ड ढ के रूप नहीं लेंगे। ल का रूप क्यों नहीं लेंगे, ये हम आगे और किसी नियम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम त के बाद में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, इन वर्णों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। त के बाद में वर्ण क्या क्या हो जाएगा, त के बाद में ग, घ, ज झ को हम छोड़ देंगे, ड ढ को हम छोड़ देंगे, आगे बचेगा द ध, ब, भ,
य, र, ल को छोड़ करके हम क्या लिखेंगे? व। तो त के बाद में केवल इतने से वर्ण आएंगे और इन वर्णों के योग में त का क्या हो जाएगा? इन वर्णों के योग में त का द हो जाएगा। त का रूपांतरण किस में कर दोगे आप? त का रूपांतरण द में कर दोगे और इस प्रकार रूप आप बनाओगे इन शब्दों के। हम बात करते हैं उदाहरणों की। तो शब्द जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है उत प्लस गम। शब्द मैंने क्या लिख दिया है? उत प्लस गम। और शब्द आ जाएगा उत प्लस घाटन। और शब्द आ गया है उत प्लस देश्य। उसके बाद में शब्द हम लिख लेते हैं उत प्लस बोधन। उत प्लस बोधन। उसके बाद में शब्द आ जाएगा उत प्लस भव। उत प्लस योग। उसके बाद में शब्द क्या आ जाएगा? सत प्लस रूप। सत प्लस रूप। सत प्लस वचन। उदाहरण इसके बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सत प्लस गति। तत् प्लस दर्शन। तत् प्लस भव। भगवत प्लस गीता। भगवत प्लस भक्ति। तो इस प्रकार से बहुत से शब्द बनाए जा सकते हैं। उदाहरणों की इसमें कोई सीमा नहीं है। महत् प्लस धर्म। तो हम यहीं तक उदाहरण बनाते हैं। बाकी उदाहरणों की मैं आपको बता दूं इसमें कोई सीमा नहीं है। किसी भी संख्या तक आप उदाहरणों को बना सकते हो। इसी प्रकार एक एक शब्द को लेकर के और सैकड़ों उदाहरण बनाए जा सकते हैं। हम बात करते हैं त के बाद में ग की। तो आप जानते हो कि त का रूपांतरण आपको किस में करना है? द के रूप में करना है और बाद वाला शब्द जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि उत प्लस गम का क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, रूप बन जाएगा उद्गम। इसी प्रकार उत प्लस घाटन का रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आप सब जगह त को किस में बदलोगे? आधे द में बदल दोगे। तो उत प्लस घाटन का क्या हो जाएगा? उद्घाटन हो जाएगा। त का द हो जाएगा और घाटन शब्द यथावत रहेगा। उत प्लस देश्य का क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा उद्देश्य। उत प्लस बोधन का रूप क्या हो जाएगा? उद्बोधन। इसी प्रकार उत प्लस भव से रूप क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा उद्भव। उत प्लस योग से रूप क्या हो जाएगा? उद्योग। अब कई बार हम उद्योग को जोड़कर इस प्रकार से लिखते हैं। उद्योग लिखने में सही है, भाषा की दृष्टि से सही है, लेकिन शब्द शुद्धि में ये रूप क्या है? गलत माना जाएगा। इसलिए उद्योग का जो शुद्ध रूप है वो यही है। शब्द शुद्धि में भी आ जाए तो दोनों में से कौन सा शब्द सही है? तो यही रूप वहाँ पर शुद्ध माना जाएगा जो हमने संधि के अंतर्गत किया है। सत प्लस रूप का क्या हो जाएगा? सत में त का द हो जाएगा और जो र है ये वर्ण के नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। अब र में जो ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा लगा दोगे बड़े ऊ की, और पीछे जो बचा हुआ है साथ में लिख करके आप शब्द क्या बना दोगे? सद्रूप। इसी प्रकार सत प्लस वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो मित्रों इसका वचन रूप हो जाएगा सद्वचन। अब हम बात करते हैं सत प्लस गति की। तो शब्द क्या बन जाएगा? सदगति। इसी प्रकार तत्व प्लस दर्शन का रूप क्या हो जाएगा? तद्दर्शन। तत्व प्लस भव का रूप क्या हो जाएगा? इसका रूप हो जाएगा तद्भव। भगवत प्लस गीता का रूप क्या हो जाएगा? भगवत गीता। इसी प्रकार भगवत प्लस भक्ति का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा भगवत भक्ति। इसी प्रकार से लिखना है। अन्य किसी भी विधान में लिखा गया जो शब्द है वो शब्द निश्चित रूप से गलत होगा। शब्द शुद्धि में उसका आने वाला वो रूप बिल्कुल सही नहीं होगा। और महत् प्लस धर्म का क्या रूप हो जाएगा? महत् धर्म रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने व्यंजन संधि के जो ये हैं 11वें जो नियम है उसके 3 सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया है। आगे हम बात कर रहे हैं इसी के चौथे
सूत्र की। तो चौथा सूत्र क्या कहता है मित्रों, चौथा सूत्र आप लिख लीजिएगा कि चौथे सूत्र में आपको क्या बताया गया है कि पहले प होना चाहिए, और प के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले सूत्र में कि प से बनने वाले शब्द बहुत ही कम होते हैं और इनके योग से बनने वाले शब्द भी बहुत कम होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी सेलेक्टिव हो जाते हैं। जिन वर्णों के साथ में शब्द बनते हैं हम केवल उन्हीं वर्णों को यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर हम वर्ण रख लेते हैं ज, द, ध और य। केवल इन्हीं वर्णों का प के साथ में उदाहरण बनता है, और इन वर्णों के योग में आप प को किस में बदल दोगे, प को आप ब में बदल दोगे। बाद वाले जो वर्ण जैसे हैं वो वैसे रहेंगे, प का जो ब बनेगा वो आधा है, आधा ही रहेगा। उदाहरण कैसे बनेगा, तो अब हम यहाँ इसके उदाहरण बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है अप प्लस ज। शब्द यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, अप प्लस ज। तो यहाँ पर आप देखिए पहले प है बाद में ज है, तो प को आप किस में बदल दोगे, ब में बदल दोगे। तो प का अब क्या हो गया, अब यानी ब आधा हो गया, और बाद में पीछे क्या है, ज है, वो यथावत आ जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। अब आपको कोई पूछ ले कि अब्ज शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मित्रों आपको बता दूं कि ये कमल शब्द का पर्यायवाची होता है अब्ज। इसकी व्युत्पत्ति होती है आबम जनयति यह सह इति अब्जः, अर्थात आब यानी जो पानी में उत्पन्न होता है वो क्या है, अब्ज है। ये कमल का पर्यायवाची हो जाता है। इसी प्रकार से एक और शब्द मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, अप प्लस दी के योग से शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। आपको बनाना है, एक बार पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद में मैं आपको एक और शब्द लिख देता हूँ यहाँ पर, सुप प्लस धातु, और एक शब्द बन जाता है सुप प्लस योग। तो मित्रों इन शब्दों पर आपको बनाना है, इन शब्दों की संधि करनी है। क्या रूप बनेगा इसका वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन आपने बना लिया होगा, और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपने जो रूप बनाया है निश्चित रूप से वो सही ही बनाया होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प को किस में बदलना है, आधे ब के रूप में बदल देना है। तो अप प्लस दी का रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा अब्दी। इसी प्रकार सुप प्लस धातु का रूप क्या हो जाएगा, ये रूप हो जाएगा शुभ धातु। क्या रूप हो जाएगा, शुभ धातु। प का ब में बदल दिया है। इसी प्रकार सुप प्लस योग से प को ब में बदल कर आप क्या रूप बना दोगे, इसका शुभ योग रूप बना दोगे। तो इस प्रकार हमने व्यंजन संधि का जो 11वां नियम है, 11वें नियम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आशा करता हूं यह नियम आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उदाहरण भी मैंने पर्याप्त मात्रा में दिए हैं, आप इन उदाहरणों को लिखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। और कोई समस्या आ जाए तो कमेंट सेक्शन के द्वारा आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचाते रहिएगा। चाणक्य क्लासेस और मैं दीपक सिखवाल जो अपना विषय हिंदी पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं, निश्चित रूप से मैं आपकी समस्याओं को समाधान करने का आपको विश्वास दिलाता हूं। और मित्रों यदि अब तक आपने चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं आपको कह देता हूं कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय रहते सबसे पहले प्राप्त हो जाएं और आप हमसे नियमित रूप से जुड़े रहें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।